नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 बड़ी खबरें जिन्हें आपको जानना और समझना जरूरी है। पहली खबर अयोध्या से है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में ध्वज समारोह कैसे हुआ, ध्वज के पीछे क्या है खास कहानी। दूसरी खबर है बिहार से, जहां बताएंगे कि बिहार की पहली कैबिनेट बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। और तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। हम आपको बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य की नई भूमिका, क्यों अब उनकी पकड़ सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति तक बढ़ रही है। और अंत में आपको बताएंगे उस फिल्मी सितारे की कहानी जो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने वाले हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे खास और सबसे दिलचस्प खबरें। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम मंदिर के शिखर पर लहराया धर्मध्वज, पीएम मोदी और मोहन भागवत रहे मौजूद। करोड़ों लोगों की आस्था साकार हुई, अयोध्या में बोले मोहन भागवत। ये धर्मध्वज प्रेरणा बनेगा, अयोध्या में बोले पीएम मोदी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने की बमबारी, 9 बच्चों समेत 10 नागरिकों की हुई मौत। अफगानिस्तान में बच्चों की हत्या का देंगे जवाब, तालिबान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जुबिन गर्ग की हत्या हुई, सिंगर की मौत पर सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया खुलासा। पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी, एसआईआर विरोधी रैली में ममता की खुली चेतावनी। दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य, चंडीगढ़ हरियाणा की हवा भी हुई खराब, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल, 1,25,106 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। आईटी मीडिया शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स 313 अंक गिरा, निफ्टी 25,900 के नीचे पहुंचा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज अयोध्या में एक ऐसा ऐतिहासिक और भव्य क्षण देखने को मिला जिसे भारत और भारतीय संस्कृति के लिए बेहद खास माना जा रहा है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया। इस मौके पर उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। लेकिन सवाल यह है कि इस धर्म ध्वजारोहण की खासियत क्या है, क्यों इसे मंदिर निर्माण की पूर्णता और भारत की सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है, और इस आयोजन का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की, शिखर पर ध्वज फहराने का तरीका, ध्वज का महत्व और अयोध्या का उत्सव में माहौल। आप देखेंगे कि कैसे सप्तम मंदिर से लेकर राम दरबार तक वैदिक मंत्रों और पूजा अर्चना के बीच ये आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही जानेंगे कि धर्मध्वज का आकार, रंग, प्रतीक और निर्माण प्रक्रिया किस तरह से खास बनाते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा वे साकेत महाविद्यालय पहुंचे और फिर रोड शो की शक्ल में सप्तम मंदिर तक गए। सप्तम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पहुंचे और मंदिर में उन्होंने गर्भगृह और मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार में भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें, ये पहली बार है जब राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा हुआ और अब प्रधानमंत्री ने इसे भी दर्शन किए। मंदिर परिसर में आज का ये आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में प्रवेश केवल क्यूआर कोड वाले आमंत्रित मेहमानों को ही दिया गया, आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वहीं दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 161 फीट ऊंचे मंदिर परिसर में केसरिया धर्मध्वज फहराया। ध्वज का आकार लगभग 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। इस पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष अंकित है। ये ध्वज सूर्यवंशी प्रतीक और भगवा रंग के कारण त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। ध्वज इलेक्ट्रिक सिस्टम से आरोहित किया गया और इसे विशेष पैराशूट ग्रेड कपड़े और प्रीमियम सिल्क धागे से बनाया गया है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा और बारिश का सामना करने में सक्षम माना जा रहा है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह ध्वज संकल्प, संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार रूप है। ये धर्मध्वज प्रभु श्री राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें भगवान राम से सीखना चाहिए, हमें उनके चरित्र की गहराई को समझना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पण किए। जैसा सपना देखा था कुछ लोगों ने, बिल्कुल वैसा, उससे भी अधिक शुभ कर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं। मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये
ध्वज 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने इसे नए युग की शुरुआत और रामनगरी अयोध्या के विकास का संकेत बताया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। आस्था न झुकी और न रुकी, जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें, ध्वजारोहण के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सप्तम मंदिर में पूजा की। सप्तम मंदिर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि और माता शबरी को समर्पित मंदिर परिषद में वैदिक मंत्रोच्चारण हुए। इसके बाद राम दरबार में मंत्रोच्चारण के बाद आशीर्वाद लिया और रामलला के दर्शन किए। मंदिर परिसर और अयोध्या की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया। 7 सांस्कृतिक मंचों पर लोक कलाकारों ने नृत्य और गायन से माहौल को भव्य बनाया। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। जाहिर है अयोध्या के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और भव्य क्षण रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक गौरव और भारत की आस्था का प्रतीक भी है। रामनगरी अयोध्या ने आज इतिहास रचा है। श्रद्धालुओं और देशवासियों के दिल में खुशी और उत्साह का वातावरण छा गया है। ये दिन राम भक्तों और पूरे देश के लिए हमेशा यादगार रहेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। जी हां, बिहार में नई सरकार ने अपनी शुरुआत ही बड़े और महत्वाकांक्षी कदमों के साथ की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक ने साफ कह दिया कि इस बार राज्य का फोकस औद्योगिकरण, निवेश और युवाओं के लिए रोजगार पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने कौन कौन से बड़े अवसर तैयार किए हैं? क्या राज्य सचमुच अगले 5 वर्षों में टेक्नोलॉजी हब और रोजगार का केंद्र बन पाएगा? और नए औद्योगिक क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क जैसी योजनाओं से आम लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा? आज हम आपको बताएंगे कि पहली कैबिनेट बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, किस तरह बिहार में नई नौकरियां और उद्योगों का जाल बिछने की तैयारी में हैं और इस योजना के पीछे कौन कौन से विशेषज्ञ और कमेटी काम कर रही है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि नई सरकार ने कैबिनेट बैठक में क्या क्या ठाना है और अगले 5 वर्षों में बिहार की युवाओं और उद्योगों के लिए क्या उम्मीदें बनकर आ रही हैं। आपको बताते चलें, बिहार में नई सरकार का पहला कदम उद्योग और रोजगार को लेकर काफी खास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रमुख एजेंडों पर मोहर लगी। ये बैठक मुख्य सचिवालय में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य में निवेश बढ़ाने, उद्योगों का जाल बिछाने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने की योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए नीति में बदलाव किया जाएगा ताकि युवा उद्योगियों को फंडिंग, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया
कि 2020 से 2025 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है। अब 25 से 30 के लिए 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य में नई चीनी मिलें लगाने और बंद पड़ी मिलों को दोबारा चालू करने की नीति तैयार की गई है। बिहार के शहरों को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना भी की जाएगी। इन सभी योजनाओं की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा। इसी सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव और सरकार का विश्वास मत होगा। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से 10 बड़े फैसले लिए गए। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने का निर्णय, नए औद्योगिक क्लस्टर और पुराने क्षेत्रों को पुनः जीवित करने की योजना, डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की तैयारी, ग्लोबल मेगाटेक और फिटटेक सिटी विकसित करने का प्रस्ताव, स्टार्टअप नीति में संशोधन और युवा उद्योगियों को सहायता, नई चीनी मिलें लगाने और बंद मिलों को शुरू करने की योजना, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना, उद्योग और रोजगार विकास के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य दोबारा दोहराया गया। 1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 7 निश्चय 2 के तहत 2020-25 में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है बिहार की जनसंख्या में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। उन्हें सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन सकता है। नई सरकार ने औद्योगिक और सेवा आधारित नवाचारों के माध्यम से न्यू इकोनॉमी के निर्णय की योजना बनाई है। इसके तहत बिहार को ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। बिहार में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में ये पहला और बड़ा कदम माना जा रहा है। औद्योगिक कॉरिडोर, उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन और जल प्रबंधन जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी है। नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो काम शुरू होगा उसे पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में नई सरकार ने उद्योग और रोजगार को सबसे ऊपर रखा है। अगले 5 वर्षों में क्या बिहार के युवाओं का सपनों का राज्य बन पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ये साफ कर दिया है कि बदलते बिहार की दिशा अब तेज और निश्चित होगी। ऐसे में बिहार के युवा तैयार हो जाइए, आपके लिए अब बड़े अवसर आने वाले हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिनका राजनीतिक प्रभाव अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा पूरे जोर शोर से हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक उनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ गई। क्या ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी दी जाने लगी है। आज हम आपको बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में क्या काम किया, उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ कैसी है और अब पार्टी में उनके अगले कदम की क्या संभावनाएं हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे उनके संगठन और अमित शाह जैसे नेताओं के साथ संबंध उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो पिछले 8 सालों से लगातार इस पद पर हैं, अब राजनीतिक गलियारों में छा गए हैं। पहले जहां उनके आसपास हल्की भीड़ होती थी, अब उनकी कद्र और पूछ पहले से ज्यादा हो गई है। हाल ही में खबर आई कि उन्हें बिहार में विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक बनाया गया। इस कदम ने उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को और बल दिया। मौर्य ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत में ओबीसी ईवीसी वोट बैंक को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई।
मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे जिलों में उन्होंने 50 से अधिक रैलियां की और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। उनकी जाति कुर्मी बिहार गैर यादव ओबीसी वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने में निर्णायक रही। असल में केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश के ओबीसी चेहरा हैं, बल्कि बिहार जैसे राज्य में पार्टी की रणनीति और चुनावी सफलता में भी उनका योगदान अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में उन्हें बिहार में विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया, जिससे उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और भी मजबूत हुई। भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे ब्राह्मण केंद्रित पार्टी से ओबीसी केंद्रित पार्टी की ओर बदल रही है। ऐसे समय में मौर्य जैसे नेताओं की भूमिका अहम मानी जाती है, क्योंकि उन्हें पार्टी की ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक से जोड़ने का अनुभव और पकड़ दोनों हैं। वहीं 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, तब वे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हालांकि मुख्यमंत्री का मौका योगी आदित्यनाथ को मिला, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत रही। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने करीबी और मित्र के रूप में माना है। मौर्य की पार्टी और संगठन में पकड़ इतनी मजबूत है कि कई बार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उनकी मुलाकातें चर्चा का विषय बन जाती हैं। उन्होंने आरएसएस और हिंदू विश्व परिषद के साथ लंबे समय तक काम किया है और राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2017 जैसी जीत हासिल करनी है और इसके लिए ओबीसी नेताओं को महत्व देना भी जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में उनकी हार के बावजूद वो डिप्टी सीएम बने रहे। उनकी विधानसभा सीट सिराथू से 7,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अपने पद पर बनाए रखा, जो साफ संकेत है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व की कृपा मौर्य पर बरस रही है। वहीं अब सवाल यह है कि क्या उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन होगा। पार्टी में अध्यक्ष की नियुक्ति लगातार टल रही है और मौर्य का नाम इस दौड़ में प्रमुखता से उभर रहा है। हालिया बिहार चुनाव में उनकी भूमिका ने उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई दी है। उनके पास पार्टी का ओबीसी वोट बैंक संगठन के साथ संबंध और चुनावी अनुभव है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब समय उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए अनुकूल हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अब अपनी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। बिहार में उनकी भूमिका और पार्टी नेतृत्व के साथ करीबी रिश्ते ने उनके सितारे को नई ऊंचाई दी है। उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीतिक अहमियत और ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की योजनाओं में उन्हें और भी मजबूत बना रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अगला कदम क्या होगा। क्या वे उत्तर प्रदेश में कोई नई बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक नज़र राजनीतिक गलियारों में यह भी कहती है कि केशव प्रसाद मौर्य के दिन फिरने वाले हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसे सितारे को याद कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों के हर दौर को अपनी अदाकारी से सजाया और करोड़ों के दिलों में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, जिन्होंने ही मैन ऑफ ग्रीन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत से न केवल परिवार बल्कि उनके लाखों प्रशंसक भी शोक में डूब गए। धर्मेंद्र के प्रति सम्मान और आदर को देखते हुए उनके अंतिम संस्कार में जो गुप्तता बरती गई, उससे उनके फैंस के दिलों को और भी झटका लगा। आपको बता दें, धर्मेंद्र की लोकप्रियता उस दौर के किसी भी सुपरस्टार से कम न थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के समय में भी बड़ी फिल्मों में उनके बिना कल्पना करना मुश्किल था। जुगनू, शालीमार, यादों की बारात, चरस, शोले जैसी फिल्मों में उनका अभिनय दर्शकों के लिए हमेशा यादगार रहा। धर्मेंद्र ने अपने पूरे कैरियर में किसी भी विवाद से दूरी बनाई और फिल्म इंडस्ट्रीज में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। उनका सरल और सीधा स्वभाव उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाता था। उन्होंने फिल्मी राजनीति और पॉलिटिक्स में कभी खुद को नहीं उलझाया। दरअसल इस महीने 11 नवंबर के बीच कैंडी अस्पताल से उनकी तबीयत को लेकर जानकारी लीक होने के बाद उनके परिवार ने नाराजगी जताई थी। बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने
सोशल मीडिया पर निजता का सम्मान करने की अपील की थी। सनी देओल ने भी बाहर खड़े होकर फोटोग्राफरों को रोकते हुए परिवार की भावनाओं की रक्षा की। इसीलिए धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्क स्थित पवन हंस शमशान घाट पर बेहद निजी रूप से किया गया। केवल करीबी बॉलीवुड सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान और आमिर खान ही अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए थे। राज्य स्तरीय सम्मान या गन सलूट का आयोजन नहीं किया गया, जबकि धर्मेंद्र पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और एक जनप्रतिनिधि भी रह चुके थे। जाहिर है धर्मेंद्र न सिर्फ फिल्मों के हीरो थे बल्कि एक सरल और सम्मानित इंसान भी थे। उनका जाना एक युग का अंत की तरह है। उनके परिवार को हमारी संवेदनाएं हैं और उनके लाखों फैंस के दिलों में उनका स्थान हमेशा जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र हमेशा हमारे लिए ही मैन और ग्रीक गॉड बने रहेंगे। तो आज की खबरों में हमने देखा अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराने का ऐतिहासिक क्षण, जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और गौरव और आस्था का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ती राजनीतिक ताकत और आखिर में हमने याद किया धर्मेंद्र जी को, जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में अपनी जगह बनाई बल्कि एक सरल और सम्मानित इंसान की मिसाल भी कायम की। इन खबरों ने हमें याद दिलाया कि इतिहास, राजनीति और संस्कृति कितने गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे एक एक घटना हमारे जीवन और समाज पर प्रभाव डालती है। फिलहाल आज का ये शो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।